नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2023-24 में पूछे जाने वाले हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँ। प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि मैं हिंदी के वो ही प्रश्न करा रहा हूँ जो पिछली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाले समय में ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो प्यारे साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद ईमानदारी के साथ आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए और बताइए कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में 37 में से कितने प्रश्न हैं जो सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने उस दोस्त के पास जरूर पहुंचा देना जो आपके साथ यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2023-24 की तैयारी कर रहा है, जो लगातार मेहनत करके सिलेक्शन लेने की पूरी कोशिश में लगा है। तो सिलेक्शन आपको जब भी मिलेगा जब आप हमारे साथ डेली प्रैक्टिस सेट लगाओगे और ईमानदारी के साथ अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करोगे। हमारे चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8:30 बजे लाइव क्लास चलती है जिसमें आपसे टॉपिक वाइज प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप सभी लोग भी उस क्लास में जुड़ना ना भूलें। तो प्रश्न संख्या 6 आपके सामने की भारत की प्राचीन भाषा है, तो कौन सी है भारत की प्राचीन भाषा, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द आंसर बताइएगा। तो भारत की जो प्राचीन भाषा है वो है संस्कृत। कौन सी है, संस्कृत है। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो कितने हैं उपनिषद, तो उपनिषदों की संख्या है 108। कितनी है, 108 है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। अगला प्रश्न है कि 8 आपके सामने की निम्नलिखित में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है, तो कौन से शब्द में द्वित्व व्यंजन है वो आपको बताना है। तो दिल्ली, क्या दिल्ली में द्वित्व व्यंजन है, जहाँ पर देखो लगातार दो शब्द लगातार एक ही वाले शब्द, जैसे उज्ज्वल में भी एक द्वित्व व्यंजन है, उसमें भी ज 2 बार आता है और दिल्ली में भी 2 बार आया है और बिल्ली में भी 2 बार ला आता है, समझ लीजिए। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने, कौन से वर्णों को स्वर और व्यंजन के मध्यवर्ती माना गया है, तो कौन से वर्णों को माना गया है, तो अंतःस्थ। कितने को, अंतःस्थ वर्णों को स्वर और व्यंजन के मध्यवर्ती माना गया है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। 10 प्रश्न है, भारतीय शब्द का बहुवचन है, तो कौन सा हो जाएगा भारतीय शब्द का बहुवचन, तो भारतीय शब्द का जो बहुवचन हो जाएगा वो हो जाएगा भारतीयों। कौन सा हो जाएगा, भारतीयों। और अब भारतीयों किस तरह से लिखा जाएगा, बहुत से लोग ऑप्शन नंबर ए वाला लगाएंगे, तो ए वाला नहीं है, ऑप्शन नंबर जो सी में है वो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 का राइट आंसर सी। प्रश्न 11 है आपके सामने के, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है, तो कौन सा कारक है। तो मैंने आपको बताया कि जहाँ कारक में अधिकरण में पर होता है तो जहाँ पर दिया गया है तो यही हो जाएगा अधिकरण कारक। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि बोलने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं। तो बोलने वालों के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें हम उत्तम पुरुष कहते हैं। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि लठैत शब्द में प्रत्यय बताइए, तो कौन सा प्रत्यय लगा है लठैत में, तो लठैत में प्रत्यय लगा है एत। कौन सा, एत लगा है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि दुस्साहस में कौन सा उपसर्ग है, तो कौन सा उपसर्ग लगा है दुस्साहस शब्द में, तो दुस्साहस में उपसर्ग दुस। कौन सा है, दुस है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी।
प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि वस्त्र, आकाश, मेघ, बादल किस शब्द के अनेकार्थी हैं। तो ये कौन से शब्द के अनेकार्थी हैं ये आपको बताना है। तो वस्त्र, आकाश, मेघ, बादल ये अनेकार्थी हैं अंबर के। क्या अंबर की ये अनेकार्थी हैं। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 16 आपके सामने कि निम्नलिखित शब्दों में से किस एक का अर्थ नौका है। तो किसका अर्थ नौका है ये आपको बताना है। तो तरणी, क्या तरणी इसका अर्थ नौका है, यानी 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि आकलन शब्द का विलोम है या विलोम शब्द बताइएगा। तो आकलन का जो विलोम शब्द होता है वो होता है विकलन। क्या विकलन। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। तो कौन सा विलोम शब्द है जो गलत है। तो क्षर अक्षर सही है, स्वल्पायु चिरायु भी सही, आहार विहार ये भी सही। तो आहार का विहार नहीं होता है, आहार का अनाहार होता है। क्या आहार का अनाहार होता है, वो समास का व्यास होता है। ये बिल्कुल सही है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से एक शब्द बैल का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित कीजिए। तो इनमें से कौन सा है जो बैल का पर्यायवाची नहीं है। तो असम। क्या असम ये बैल का पर्यायवाची नहीं है। 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से जो शब्द सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है उसे चिन्हित या चयनित कीजिए। तो कौन सा शब्द है सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो रमणी। कौन सा रमणी ये सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है। 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न निर्देश दिएगा प्रश्न संख्या 21-22 के लिए कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है बताइएगा प्रश्न संख्या 21 में। तो उत्सव। क्या उत्सव वर्तनी शुद्ध है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 में किसकी वर्तनी शुद्ध है, यानी कौन से तरीके से निर्देशन लिखा जाता है। तो ये निदर्शन लिखा जाता है ऑप्शन नंबर बी के हिसाब से। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 23 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो हल्दी ये तत्सम नहीं, ये तद्भव शब्द है। तो प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। तो तीन ये तद्भव है। तो प्रश्न संख्या 24 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि जिसकी कोई कीमत ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा कि जिसकी कोई कीमत ना हो उसे हम अमूल्य कहते हैं, यानी प्रश्न संख्या 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 से आपके सामने कि थोड़ा नपतुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। तो इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा। थोड़ा नपतुला भोजन करने वाला, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा मितव्ययी। सॉरी मितव्ययी नहीं, मिताहारी होता है। क्या मिताहारी होता है। मितव्ययी तो होता है कम खर्च करने वाला। तो प्रश्न संख्या 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। निर्देश दिएगा 27-28 के लिए कि निम्नलिखित पदांशों को पढ़कर सही छंद का चयन कीजिए। तो चलिए करते हैं। तो मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। तो प्रश्न संख्या 27 में कौन सा छंद है बताइएगा। तो इसमें है चौपाई है। ये क्या चौपाई छंद है। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि जो रहीमन उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग
चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो इसमें कौन सा छंद है? प्रश्न संख्या 28 में, तो ये है दोहा। कौन सा? दोहा है। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निर्देश दिएगा प्रश्न संख्या 29-30 के लिए निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार के भेद का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। तो चलिए अलंकार बताना है आपको 29 और 30 में। तो चरर मरर खुल गए अरर स्व स्फुटकों से। तो ये कौन सा अलंकार है प्रश्न संख्या 29 में? तो यहाँ पर है अनुप्रास अलंकार, क्योंकि यहाँ पर रा वर्ण की आवृत्ति बहुत बार हुई है। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने की बाधा था विदु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से। तो ये कौन सा अलंकार? तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर बढ़ा चढ़ा करके बात की जा रही है। तो यहाँ पर हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 31 से आपके सामने के रंग में भंग के रचनाकार कौन है? तो कौन है? तो रंग में भंग इसके जो रचनाकार हैं वो है मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने पतितों के देश में किसकी रचना है? तो ये रचना है राम वृक्ष बेनीपुरी की। किसकी? राम वृक्ष बेनीपुरी की ये रचना है पतितों के देश में। 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 33 से आपके सामने की भारत के अतुलित धन वैभव पर अंग्रेजों ने दांत गड़ा दिए। वाक्य में प्रयुक्त दांत गड़ा दिए का अर्थ है। तो क्या अर्थ होता है दांत गड़ाना का? तो इसका अर्थ होता है दूसरे की वस्तु देकर ललचा जाना, यानी 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है प्रश्न 34 से आपके सामने की चांद पर थूकना मुहावरे का आशा है। तो क्या आशा है इस मुहावरे का? तो चांद पर थूकना, तो इसका आशा होता है असंभव काम करना। क्या? असंभव काम करना। 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न 35 से आपके सामने कलाई खोलना मुहावरे का सही अर्थ है। तो क्या है? तो कलाई खोलना इस मुहावरे का जो सही अर्थ हो जाएगा भेद प्रकट होना। क्या? भेद प्रकट होना। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 से आपके सामने के निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है? तो कौन सा वाक्य शुद्ध है प्रश्न संख्या 36 में आपको बताना है। तो चारों विकल्प पढ़ लीजिएगा और आपको पता चल जाएगा कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है। उसने मिष्ठान खरीदा, ये शुद्ध है। प्रश्न संख्या 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बाकी के सभी। विकल्प गलत हो जाएंगे, यानी अशुद्ध हो जाएंगे। तो चलिए 37 प्रश्न आपके सामने की निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चिन्हित कीजिए। तो इनमें से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है? तो उसके प्राण निकल गए, ये शुद्ध है। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निर्देश दिए गए 38 से 40 तक के लिए कि निम्नलिखित दिए गए वाक्यों में से कुछ में त्रुटि है और कुछ ठीक है। त्रुटि वाले वाक्यों के लिए जिस भाग में त्रुटि उस भाग का अक्षरांश ए बी सी डी की आपका उत्तर है। यदि वाक्य में कोई त्रुटि नहीं हो तो कोई त्रुटि नहीं है को उत्तर के रूप में चिन्हित कीजिए। तो चलिए पढ़ते हैं। नहर में दरार पड़ जाने से व्यापक क्षेत्र में पानी भर गया, कोई त्रुटि नहीं है। तो कौन से भाग में त्रुटि नहीं है ये आपको बताना है। कौन से भाग में त्रुटि है, कौन से भाग में या बिल्कुल बिल्कुल त्रुटिहीन ये वाक्य है। तो नहर में दरार, ये दरार सही नहीं लिखा है, ठीक है। तो यही त्रुटि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब सारे देश का लक्ष्य एक हो, संकल्प एक हो तो सफलता कदम चूमती है, कोई त्रुटि नहीं है। तो कौन से भाग में त्रुटि नहीं है या कौन से भाग में त्रुटि है? तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ये लक्ष्य गलत लिखा है। क्या? लक्ष्य गलत लिखा है, तो इसी भाग में त्रुटि है। तो प्रश्न संख्या
41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 40 है आपके सामने की स्वतंत्रता किंचित मात्र एक अवसर या अधिकार ही नहीं होता, एक दायित्व भी होता है, तो कोई त्रुटि नहीं है। तो कौन से भाग में त्रुटि है? तो त्रुटि है ऑप्शन नंबर ए में। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। अब आपको बताने कि इसमें कौन से भाग में त्रुटि है, मतलब 40 में स्वतंत्रता गलत लिखा है कि किंचित गलत लिखा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।